नमस्कार और स्वागत है फरवरी 2026 के संस्करण मैक्रो एंड मार्केट्स में। इस महीने हम 2026 के यूनियन बजट और इसके इक्विटी और फिक्स्ड इनकम मार्केट पर प्रभाव का जायजा लेते हैं। आर्थिक माहौल वित्त वर्ष 27 में प्रवेश करते हुए हाल के वर्षों की तुलना में अधिक जटिल और परतदार है। 2026 का यूनियन बजट ऐसे समय पर आया है जब अर्थव्यवस्था नीचे से उभरती हुई दिख रही है, लेकिन व्यापक स्तर पर गति की कमी है। 2025 में दी गई इनकम टैक्स और जीएसटी रेट कट्स ने कंजम्पशन के कुछ खास क्षेत्रों को समर्थन दिया। क्रेडिट ग्रोथ में सुधार के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं और सेक्टर फोकस्ड पूंजीगत व्यय भी दिखाई दे रहे हैं। बजट के सामने मुख्य चुनौती इन शुरुआती संकेतों को एक अधिक टिकाऊ, पूरे अर्थव्यवस्था में फैलने वाली रिकवरी में बदलने की थी। भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को मजबूत बनाना अब और भी जरूरी हो गया है, खासकर जब वैश्विक सप्लाई चेन चीन के बढ़ते व्यापारिक प्रभाव, बदलती भूराजनीति और रणनीतिक मजबूती की जरूरत के कारण फिर से आकार ले रही है। इसी बीच राज्य सरकारों द्वारा बढ़ता कल्याणकारी खर्च केंद्र के समेकन प्रयासों को संतुलित करता है और कुल बॉन्ड आपूर्ति को बढ़ाता है। इस कारण 2026 का बजट उधारी लागत को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना जरूरी था और ये सुनिश्चित करना था कि केंद्र सरकार का उच्च गुणवत्ता वाला खर्च राज्य स्तर के कल्याणकारी व्यय में हुई वृद्धि को आंशिक रूप से संतुलित करे। परिस्थितियां और भी अनिश्चित हो गई हैं। 2025 में वैश्विक व्यापार में सकारात्मक आश्चर्य के बावजूद भारत को इसका कोई खास लाभ नहीं मिला। संभवतः अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की कमी और तकनीक प्रधान घटकों के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में पर्याप्त गहराई न होने के कारण नेट एफपीआई प्रवाह लगातार 2 वर्षों से नकारात्मक बने हुए हैं। यहाँ तक कि जब करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 1% से भी कम रहा, तब भी बाहरी वित्त पोषण कड़ा रहा, जिससे रुपए पर अवमूल्यन का दबाव बढ़ा। बजट से पहले मार्केट की यही अपेक्षाएं रही हैं। बजट ने इनमें से अधिकांश मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश की, जबकि कुछ अब भी मार्केट फोर्सेस पर निर्भर रहे। दो 2026 का केंद्रीय बजट सुधार प्रधान उपायों और खर्च की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की ओर झुका रहा, जिसमें चुनिंदा टैक्स बदलाव भी शामिल थे। उपायों का मुख्य फोकस देश की दीर्घकालिक उत्पादक क्षमता को बढ़ाने पर रहा है, ताकि बाहरी कमजोरियों का मुकाबला किया जा सके और विकास को बढ़ावा मिल सके। राजकोषीय संयम बनाए रखा गया है। FY 27 के लिए सकल फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.3% अनुमानित है, जबकि FY 26 में यह 4.4% था। ये पिछले वर्षों की तुलना में समेकन की धीमी गति को दर्शाता है। मुआवजा उपकर को हटाने के साथ, जो FY 27 के लिए जीडीपी का 0.2% है, राजकोषीय रुख लगभग तटस्थ हो जाता है, जिससे पिछले 5 वर्षों से जारी राजकोषीय दबाव समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने केंद्रीय सरकार के कर्ज को जीडीपी के लगभग 50% तक लाने की प्रतिबद्धता दोहराई। FY 31 तक ±1% तक, जो FY 26 में 56% था। FY 26 में सरकार ने अपने फिस्कल डेफिसिट के 4.4% जीडीपी के लक्ष्य का पालन किया। संशोधित आंकड़ों के अनुसार सकल कर से जीडीपी का अनुपात FY 25 में 11.5% से थोड़ा घटकर FY 26 में 11.4% रहने का अनुमान है। गौरतलब है कि FY 26 में आयकर और जीएसटी में महत्वपूर्ण कर बदलाव हुए, जिनसे टैक्स कलेक्शंस में लगभग 0.5% जीडीपी की कमी आने की उम्मीद थी। सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट की सीमित गिरावट सराहनीय है।
सरकार को उम्मीद है कि नॉमिनल ग्रोथ FY27 में 10% होगी, जो कि FY26 के अनुमानित 8% से अधिक है। राजकोषीय आंकड़े कुल मिला के विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। सकल टैक्स राजस्व में 8% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि FY26 संशोधित अनुमान में यह 7.4% थी। इस नरमी का मुख्य कारण GST सेस का बंद होना है, जो पहले GDP का 0.5% योगदान करता था। हालांकि सेस राजस्व का एक हिस्सा CGST और एक्साइज में शिफ्ट हो जाता है, जिसमें सिगरेट से जुड़ा समायोजन भी शामिल है। फिर भी सकल से अनुपात FY27 में 11.4% से घटकर 11.2% रहने की उम्मीद है। अगर इसे छोड़ दे तो सकल टैक्स राजस्व में 10.4% की वृद्धि हासिल करना संभव लगता है। डिविडेंड प्राप्तियां भी हासिल की जा सकने वाली लगती हैं, जिसमें एक बार फिर RBI से संभावित बढ़त मिल सकती है। हालांकि विनिवेश और संपत्ति मुद्रीकरण से होने वाली आय, जिसे बजट में 338 बिलियन रुपए से बढ़ाकर 800 बिलियन रुपए करने का अनुमान है, वह अब भी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। FY26 में 1.4 ट्रिलियन रुपए और FY27 में 1.2 ट्रिलियन रुपए की टेलीकॉम प्राप्तियों का अनुमान थोड़ा अधिक महत्वाकांक्षी लगता है, क्योंकि स्पेक्ट्रम नवीनीकरण या क्षमता दबाव सीमित है। कुल मिलाकर जहां कुछ प्राप्तियों के अनुमान सतंक लगते हैं, वहीं कुछ अन्य थोड़े अधिक आशावादी प्रतीत होते हैं। आशावादी हैं और ये एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। कुल व्यय के FY27 में 7.7% बढ़ने की उम्मीद है, जो FY26 की 6.7% की दर से थोड़ा अधिक है। लेकिन ये लगातार 6 वर्षों से नॉमिनल GDP वृद्धि से कम है। पूंजीगत व्यय में 11.5% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि राजस्व व्यय 6.6% बढ़ेगा। रक्षा कैपेक्स FY26 में 16% की बाद अब 17% बढ़ने वाला है। सड़क और रेलवे में कैपेक्स में क्रमशः 8% और 10% की वृद्धि देखने को मिलेगी। आवास, मेट्रो, पानी और अतिरिक्त बजटीय रिसोर्स जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एरिया को एडजस्ट करने के बाद केंद्र द्वारा वास्तविक बुनियादी ढांचा खर्च FY27 में 17% बढ़ने की उम्मीद है, जो कि 13.6 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा। FY26 में 11.6 ट्रिलियन रुपए की तुलना में हमारे अनुमान के अनुसार एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी होगा, खासकर पानी और हाउसिंग सेक्टर में, जहां पिछले 2 सालों से टारगेट पूरे नहीं हो पाए हैं। FY27 के लिए कुल GACC सप्लाई 17.2 ट्रिलियन रुपए तय की गई है, जो कि मार्केट की 16 से 16.5 ट्रिलियन की अपेक्षाओं से अधिक है। 1.3 ट्रिलियन रुपए के शॉर्ट टर्म पेपर जारी करना उम्मीद के मुताबिक है, खासकर इसलिए क्योंकि पिछले 2 सालों में मार्केट में नेट शॉर्ट टर्म इश्यू बहुत कम हुए थे। जहां 17 ट्रिलियन रुपए का कुल फिस्कल डेफिसिट अपेक्षाओं के अनुरूप है, वहीं G6 आपूर्ति पर अन्य पूंजी प्राप्तियों में शुद्ध भुगतान आवश्यकता का नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जहां FY27 में 458 बिलियन रुपए की शुद्ध भुगतान आवश्यकता रही, जबकि FY26 में 759 बिलियन रुपए की शुद्ध संग्रहण था। पिछले कुछ वर्षों में पूंजीगत लाभ कर, आयकर और GST व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधारों के बाद व्यापक कर संरचना मैक्रो स्तर पर स्थिर बनी हुई है। हालांकि कस्टम ड्यूटी में बदलावों में महत्वपूर्ण समायोजन देखने को मिला। हाल ही में ड्यूटी का युक्तिकरण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में इनपुट लागत को कम करने की स्पष्ट कोशिश को दर्शाता है। लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, अयस्क और प्राकृतिक ग्रेफाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों पर कम या शून्य आयात शुल्क इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मोबाइल, चार्जर, PCB और कैपिटल गुड्स पर ड्यूटी कम होने से फायदा होगा, जिससे घरेलू वैल्यू एडिशन बढ़ेगा।
जीवन रक्षक कैंसर की दवाओं, डायग्नोस्टिक उपकरणों और सौर घटकों पर शुल्क में कटौती से इनकी वहनीयता बढ़ती है और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार को बढ़ावा मिलता है। सी फूड और लेदर टेक्सटाइल जैसे एक्सपोर्ट से जुड़े सेक्टर को भी कच्चे माल की कम लागत से फायदा होता है। कुल मिलाकर इन उपायों से स्ट्रक्चरल लागत कम होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग के नेतृत्व वाली ग्रोथ की ओर बदलाव को मजबूती मिलनी चाहिए। पीएलआई योजना के तहत सब्सिडी का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है और वित्त वर्ष 26 में लगभग 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए जाने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 26 के बीच कुल वितरण राशि 421 बिलियन रुपए है, जो निर्धारित पीएलआई आवंटन के लगभग 14% उपयोग का प्रतिनिधित्व करती है। पीएलआई का दायरा खुद 4 साल पहले 2.3 से 2.6 ट्रिलियन रुपया था, जो आज लगभग 3 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ गया है। FY 27 के लिए सरकार को ऑटो, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और व्हाइट बोर्ड में ज्यादा तेजी आने की उम्मीद है। बड़े पैमाने की इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर में पीएलआई का उपयोग अस्थायी रूप से कम हो सकता है, क्योंकि राउंड 2 अभी हाल ही में शुरू हुआ है और वित्त वर्ष 28 से आगे इसमें अधिक वितरण देखने को मिल सकता है। डेटा सेंटर से जुड़ी विदेशी कंपनियों के लिए प्रस्तावित टैक्स हॉलिडे उद्योग के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। भारतीय डेटा सेवाओं के आधार पर सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा। कुछ शर्तों के अधीन वे खुद डेटा सेंटर के मालिक या ऑपरेटर नहीं हो सकते। उन्हें घरेलू बिक्री एक भारतीय रिसेलर के माध्यम से करनी होगी और सरकार द्वारा औपचारिक रूप से अधिसूचित होना जरूरी है। फिलहाल कोई भी बड़ा देश ऐसा टैक्स हॉलिडे नहीं देता, जिससे भारत अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे हाइपरस्केलर्स के लिए आकर्षक बन सकता है। इससे बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर का निर्माण हो सकता है और पावर, ट्रांसमिशन, कूलिंग सिस्टम, सबस्टेशन, ऑप्टिकल फाइबर और कमर्शियल रियल एस्टेट की मांग बढ़ सकती है। हालांकि कुछ अहम सवाल अब भी बाकी हैं, जैसे कि क्या हाइपरस्केलर्स इस बात से सहज होंगे कि वे अपनी सुविधाओं के मालिक या ऑपरेटर नहीं होंगे, और क्या अमेरिका, जर्मनी या यूके जैसे अन्य वैश्विक हब भी इसी तरह के प्रोत्साहन के साथ जवाब देंगे। जुलाई 2024 के बजट में बायबैक पर टैक्सेशन में बदलाव किया गया था, जो अक्टूबर 2024 से लागू होना था, जिससे बायबैक कम आकर्षक हो गया था। वर्तमान बजट ने उस बदलाव को पलट दिया है, जिससे बायबैक एक पसंदीदा पूंजी वापसी का तरीका फिर से बन गया है। जैसा कि बताया गया है, बजट का उद्देश्य लॉन्ग टर्म विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है, जिसके लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया गया है। डेटा सेंटर्स के लिए टैक्स प्रोत्साहन, सार्वजनिक केपेक्स का विस्तार और एमएसएमईज को ग्रोथ कैपिटल के माध्यम से समर्थन। हालांकि इक्विटी मार्केट के नजरिए से एसटीटी में बढ़ोतरी भावनात्मक रूप से नकारात्मक है। फ्यूचर्स पे एसटीटी 2 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 5 बेसिस पॉइंट कर दिया गया है और ऑप्शंस पे एसटीटी 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 15 बेसिस पॉइंट कर दिया गया है। इसका असर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स और आर्बिट्राज डेस्क पर पड़ता है। पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने भी बजट पर नेगेटिव प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि जीएसीसी सप्लाई बढ़ने से उनके ट्रेजरी मुनाफे पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर रक्षा कंपनियों को उच्च रक्षा कैपेक्स आवंटन से लाभ होने की संभावना है। तेल और गैस क्षेत्र ने भी पेट्रोल और डीजल पर किसी भी उत्पाद शुल्क वृद्धि की अनुपस्थिति और एलपीजी सब्सिडी के प्रावधान का स्वागत किया। बढ़े हुए सकल और शुद्ध उधारी के आंकड़े और बॉन्ड की मांग बढ़ाने के लिए विशिष्ट उपायों की अनुपस्थिति से बाजार की यील्ड्स पर ऊपर की ओर दबाव पड़ सकता है। इसलिए हालांकि व्यापक फिस्कल कंसोलिडेशन का मार्ग और जीडीपी के मुकाबले ऋण में मध्यम अवधि की कमी सकारात्मक है,
निकट भविष्य में बॉन्ड मार्केट की गतिशीलता आरबीआई के खुले मार्केट संचालन पर निर्भर करती रहेगी। ये एक चुनौती बनी रहेगी और इससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मैक्रो फंडामेंटल्स के आधार पर उचित उपज से अधिक उपज बनाए रखें। इस महीने के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के खतरों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।